हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अगस्त तंत्र का 7वां पॉइंट जो हमारे सिलेबस में है। उसमें हमने इसके पहले पढ़ लिया था कि हमारा जो इसके पहले हमने अर्क के बारे में देखा था। स्नोही, लांगली। तो आज हम देखेंगे गुंजा के बारे में। तो इस वीडियो में देखेंगे कि गुंजा का फीटल डोज क्या है इसका फीटल पीरियड, क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, क्या लक्षण आएंगे बॉडी में अगर कोई व्यक्ति इसको खा लेता है तो। इसके बाद इसका अगर कोई व्यक्ति खा लेता है तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्या इलाज रहेगा। अगर गुंजा की पॉइजनिंग हो गई है, जो गुंजा विष है उसकी पॉइजनिंग हो गई तो क्या इलाज रहेगा, और पोस्टमार्टम अपीयरेंस, और लास्ट में हम देखेंगे मेडिको लीगल एस्पेक्ट। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। तो सबसे पहले देखते हैं लैटिन नेम। तो आप जानते हैं लैटिन नेम क्या है इसका, एवरस प्रिकार्टोरियस। ठीक है, तो लैटिन नेम ही हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके कुछ फ़ोटोज़ मैंने डाल दिए हैं। तो आपने पहले वैसे देखा होगा द्रव्य गुण वाले, जब आपकी क्लास चली तो इसका जो फल होता है ऐसे होता है और इसमें जो बीज होती है वो ऐसे होती है। ठीक है, तो इसको हम रतिका भी कहते हैं, जो गुंजा का और नाम भी है। तो जैसे रतिका भी कहा जाता है इसको, या ककनटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप बीज इसका देख सकते हैं ऐसे रहता है, और ये प्लांट में फूल रहता है, ऐसे इसकी फलियाँ निकल रहती है। जैसे मटर की फली होती है वैसे इसमें फली रहती है, और ये इसके जो पत्ते रहते हैं कुछ इमली के पत्ते जैसे रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टॉक्सिक पार्ट के बारे में। तो टॉक्सिक पार्ट, तो इसका जो टॉक्सिक पार्ट है वो हमारा सीड है और गुंजा सूची है। तो जो इसके बीज होते हैं, जैसे अभी अपने पिछले इमेज में देखा, जो इसके बीज होते हैं, इसके ब्लैक और रेड बीज होते हैं, वो भी पॉइजनस होते हैं। और इसके एक गुंजा सूची होता है, उसको ये पाउडर होता है इसमें गुंजा का पाउडर होता है। धतूरा होता है यहाँ पे, इसमें धतूरा अनियन मिला के ये गुंजा सूची बनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक फाइन सूची लाइक नीडल बनाया जाता है, जो कि कैटल पॉइजन के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें गुंजा पाउडर रहता है, धतूरा रहता है और अनियन रहता है। ठीक है, एक एक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं तो एक्टिव प्रिंसिपल इसमें हमारा एब्रिन है। और टाइप ऑफ पॉइजन कौन सा है जानते हैं हम लोग कि हमारा अभी चल रहा है इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये आता है हमारा स्थावर वनस्पतिक विष में। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीटल डोज। तो फीटल डोज यहाँ पे अगर हम इंजेक्शन एब्रिन की बात करते हैं, जो यहाँ पे टॉक्सिक एक्टिव प्रिंसिपल है इसका एब्रिन, अगर इसका इंजेक्शन के तौर पे अगर हम घातक मात्रा देखते हैं इसकी, तो ये 60 से 120 mg होती है। ठीक है, तो ये घातक मात्रा है हमारी फीटल डोज 60 से 120 mg। इसका IM भी प्रयोग किया जा सकता है, SC और IV। तो ठीक है, ये है। अगर कोई व्यक्ति 60 से 120 mg के अंदर किसी भी माध्यम से, चाहे IM, सबक्यूटेनियस या इंट्रावेनस माध्यम से एब्रिन इंजेक्शन लगा लेता है, या एब्रिन जो गुंजा विष है उसको लगा लेता है, तो वो उसके लिए घातक साबित होगा, मतलब ये घातक डोज है। इसके बाद हम बात करते हैं गुंजा सूची जो है, उसका 1 से 2 सीड पाउडर में मिला जाता है, 120 सीड पाउडर करके। और ओरल में अनसर्टेन है, मतलब अगर कोई खाता है इसका बीज वगैरह या जो भी पाउडर वगैरह, तो अनसर्टेन बताया गया है। अब बात करते हैं फीटल पीरियड की। फीटल पीरियड जो है इसका 3 से 4 डेज है। ठीक है, तो 3 से 4 डेज में अगर कोई व्यक्ति इंजेक्शन लगाया है एब्रिन का 60 से 120 mg, या गुंजा सूची 1 से 2 सीट खाया हुआ है, तो 3 से 4 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो सकती है। ये है हमारा घातक काल। ठीक है, करते हैं सिम्टम्स की। तो क्या सिम्टम्स होंगे, तो अगर कोई व्यक्ति क्रस्ट गुंजा बीज या पाउडर ओरली लेता है, इंजेक्शन करता है, मुख्य मार्ग से खाता है, तो उस केस में उसको लक्षण क्या देखने को मिलेंगे,
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको बर्निंग सेंसेशन इन माउथ, थ्रोट, चेस्ट एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन, जो कि हमारा अपर जीआईटी है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बर्निंग सेंसेशन मतलब जलन महसूस होगी। इसके अलावा एक्सेसिव स्लाइवेशन, नोजिया एंड वोमिटिंग, पेन एंड क्रैम्प्स इन एब्डोमेन, वाटरी परगेशन समटाइम्स विथ ब्लड एंड म्यूकस, ठीक है। तो ये जितने भी इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन है उसमें लगभग यही लक्षण रहते हैं। बर्निंग सेंसेशन रहता है, एक्सेसिव स्लाइवेशन, नोजिया एंड वोमिटिंग, पेन एंड क्रैम्प्स इन एब्डोमेन, वाटरी परगेशन समटाइम्स विथ ब्लड एंड म्यूकस, एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगेगी, और जो आपके यूरिन की आउटपुट है, मतलब जो मूत्र रहेगा या क्या कहते हैं पेशाब जो रहेगा, वो बहुत कम होगा। आपको नॉर्मल से जितना आप करते हैं उससे बहुत कम रहेगा, या तो होगा ही नहीं, ठीक है, या तो होगा ही नहीं। तो ये आपने देख लिया कि अब ये किस लिए हो रहा है। तो यहाँ एक बात है कि वॉमिटिंग के कारण हो रहा है और परगेशन के कारण। तो इसके कारण क्या होता है कि बॉडी में वाटर लॉस ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें बार बार प्यास लगती है, पेशाब की मात्रा कम हो जाती है, पेशाब हमें जल्दी नहीं होती है, और साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। तो आप लोग साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन जानते हैं क्या क्या होता है इसमें। तो इसमें क्या रहता है, हमारी जीभ जो रहेगी, टंग जो रहती है, वो सूखी हुई मिलेगी, ड्राई मिलेगी। इसके अलावा स्किन जो रहेगी वो उसमें टर्गर लॉस देखने को मिलेगा, स्किन का टर्गर लॉस, और आइज़ जो रहेगी वो श्रंकिन देखने को मिलेगी, आइज़ श्रंकिन। और जो इन्फेंट में हमारे होता है एंटी फोंटेनल, एंटीरियर फोंटेनल जो होता है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो छोटे बच्चे में सर के ऊपर गड्ढा रहता है, वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा पल्स जो रहेगी वो फीबल रहेगी, फीबल, और हार्ट बीट बढ़ी हुई मिलेगी, हार्ट बीट, इसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं, तो ये बढ़ी हुई मिलेगी। और हाइपोटेंशन वाली कंडीशन रहेगी, हाइपोटेंशन, ठीक है। और डेथ भी हो सकती है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के कारण और कार्डियक फेलियर के कारण, ठीक है। तो ये हमारा सिम्टम्स हो गया। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट, मतलब यही है हमारा इलाज। तो अब कोई व्यक्ति अगर गुंजा खा लिया है या उसका इंजेक्शन लगा लिया, तो उस केस में इलाज क्या रहेगा या ट्रीटमेंट क्या रहेगा, कैसे हमको बचाव करना है या बचना है, उस केस में हम देखते हैं। तो सबसे पहले रिससिटेशन, अगर पेशेंट डिहाइड्रेट हो गया है तो डिहाइड्रेशन के केस में आपको आईवी फ्लूइड चढ़ाना है, जो कि रिंगर लैक्टेट रहेगा। और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के कारण आपको वहाँ पे इंजेक्शन डोपामाइन देना है डीएनएस में, जो कि जिसका डोज रहेगा 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। ये तो हमारी हो गई फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप की हम बात करते हैं, तो रिससिटेशन आपने देख लिया कि डिहाइड्रेशन हो गया तो आपने आईवी चढ़ा दिया, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के कारण शॉक हुआ है तो वहाँ पे आपने डोपामाइन लगा दिया और डीएनएस चढ़ा दिया डीएनएस के साथ। अब देखते हैं अगर वो पेशेंट आपके पास जल्दी आ गया है तो उस केस में जो पॉइज़न एब्जॉर्ब कम हुआ होता है या पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, अनएब्जॉर्ब पॉइज़न को निकालना है, तो रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइज़न, ठीक है। तो इस केस में आपको पेशेंट की कंडीशन देखनी है। अगर पेशेंट जो है वो कॉन्शियस है और उसके जो वाइटल्स हैं वो स्टेबल हैं, उस केस में आपको एमेसिस करवाना है। एमेसिस मतलब वमन होता है, तो यहाँ पे आप नमक पानी भी दे सकते हैं, उसको भर पेट पिला सकते हैं, या सिरप आई पैक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका डोज आपको 30 ml एडल्ट में देना है, ठीक है। इसके अलावा आपको दूसरी कंडीशन में देखना, अगर पेशेंट आपका अनकॉन्शियस है, बेहोश हो गया है, डिसओरिएंटेड है और उसके वाइटल्स अनस्टेबल है, मतलब वो सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है और उसके जो वाइटल्स हैं अनस्टेबल हैं, तो उस केस में आपको स्टमक वॉश कराना है। तो स्टमक वॉश कराने के लिए आप केमिनो4 सॉल्यूशन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया हमारा पहला और दूसरा पॉइंट। अब हम बात करते हैं हमारा तीसरा पॉइंट, जो कि है हमारा यूज़ ऑफ एंटीटोड। तो एंटीटोड का प्रयोग कब करना है, जब आपके पॉइज़न जो है वो एब्जॉर्ब हो गया है, ठीक है, तब। और अगर एब्जॉर्ब नहीं भी हो गया है तब भी आपको पता चल गया है कि उसने गुंजा खाया हुआ है, गुंजा का पाउडर खाया या इंजेक्शन एवरिन का लगाया हुआ है, तो उस केस में आपको
एंटीडोट का प्रयोग करना है, ठीक है। आपको पेशेंट की जान बचानी है, तो आपको ये नहीं देखना है कि जो पॉइज़न है वो ऑब्जॉर्व होने का वेट करना है। आपको जैसे आपके पास पेशेंट आता है तो आप वहाँ पे एंटीडोट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो मैकेनिकल में आप देखेंगे कि मिल्क का प्रयोग किया जाता है, ये मैकेनिकल एंटीडोट है। तो अगर आप घर पे हैं और आपके पास कुछ नहीं है तो वहाँ पे आप मिल्क का, दूध का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस केस में यह एंटीडोट की तरह काम करेगा, जो पॉइज़न के एब्जॉर्प्शन को वो मतलब रोकेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप दूध पिला सकते हैं पेशेंट को भरपेट, ठीक है। इसके बाद हम केमिकल में देखते हैं, तो केमिकल में वही हमारा स्टमक वॉश कराना है केमिनोफोर सॉल्यूशन के थ्रू, ठीक है। और स्पेसिफिक में जो इसका स्पेसिफिक एंटीडोट है, मतलब जिसको अगर हम खाते हैं या इसका पीते हैं या लगाते हैं तो जिससे क्या होता है, जो हमने जहर खाया है मतलब गुंजा विष जो खाया है जो उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है, ये है हमारा चौलाई स्वरस। जो चौलाई होती है, आपने देखा होगा खेतों में रहती है चौलाई, तो उसका स्वरस पीना है चीनी के साथ, ठीक है। चौलाई स्वरस को चीनी के साथ पीना है। इसके अलावा केवल दुग्धपान भी पी सकते हैं, जैसे कि हमने मैकेनिकल एंटीडोट में देखा है, ठीक है। तो केवल दुग्धपान मतलब अकेले आप दूध का पान भी कर सकते हैं, तब भी वो गुंजा का जो विष है वो नष्ट हो सकता है। इसके अलावा आप चौलाई स्वरस को चीनी के साथ पी सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा चौथा पॉइंट, जो कि है हमारा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट मतलब होता है लाक्षणिक चिकित्सा, मतलब लक्षण के अनुसार चिकित्सा कैसे करनी है आपको। तो अगर पेशेंट को बर्निंग हो रही है, मतलब आपने देखा था कि लक्षण में अगर कोई गुंजा विष खाता है तो वहाँ पे आपको क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन फील होता है माउथ में, थ्रोट में, गले में, मुख में, चेस्ट में और अपर जीआईटी में। तो उस केस में आपको वहाँ पे रेनिटिडीन देना है, जो कि आपके बर्निंग सेंसेशन को कम करेगी। इसके अलावा आपको एब्डोमेन कॉलिक पेन अगर हो रहा है, तो मतलब एब्डोमेन में पेन हो रहा है, जैसे आपने लक्षण में देखा था कि एब्डोमेन में पेन होता है, क्रैम्प होता है, तो उस केस में आप पेन को कम करने के लिए और क्रैम्प को कम करने के लिए वहाँ पे आप डायासाइक्लोएमाइन दे सकते हैं, जो कि आपके एब्डोमेन के पेन को कम करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं पोस्टमार्टम अपीयरेंस, ठीक है। तो पोस्टमार्टम में हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर व्यक्ति मर जाता है गुंजा विष के कारण, तो उस केस में हाँ, जब बॉडी का पोस्टमार्टम होता है तो उस केस में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो एक्सटर्नल अगर इंजेक्शन किया हुआ है व्यक्ति, मतलब खाया हुआ है, ओरली लिया गया है विष, तो उस केस में आपको एक्सटर्नल फाइंडिंग्स कुछ देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। वही हमारा मुँह, ठीक है। इसके अलावा अगर वो इंजेक्शन के थ्रू लिया है, ठीक है, जैसे आपने देखा था कि इंजेक्शन एवरीन था हमारे पास, अगर उसका हम 60 से 120 mg उसको इंजेक्ट कर लेते हैं तो वो ऐसा फीटल डोज हमको मार सकती है 3 से 4 दिन के अंदर। तो अगर वही इंजेक्टेड पॉइजन लिया गया है तो उस केस में इंजेक्टेड साइट पे, जहाँ पे भी साइट पे इंजेक्ट किया गया है वहाँ पे आपको इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, ओजिंग वगैरह देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब देखते हैं हम इंटरनल फाइंडिंग में। तो इंटरनल फाइंडिंग में अगर इंजेक्शन में देखते हैं, तो अगर वो ओरली लिया गया है पॉइजन गुंजा विष, तो उस केस में आपको जीआईटी में इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है, कंजेशन देखने को मिल सकता है, कंजेशन के साथ साथ इरोजन और सब म्यूकस हेमरेज। तो जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहाँ पे आपको इन्फ्लामेशन और कंजेशन के साथ साथ इरोजन और सब म्यूकस हेमरेज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ फ्रेगमेंट ऑफ सीड रेसिड्यू आपके स्टमक में पाए जा सकते हैं, जो भी आपने सीड खाया है, चबा के खाया है, जैसे भी खाया है, तो उसके कुछ रेसिड्यू पाए जा सकते हैं, ठीक है, आपके स्टमक में। तो ये आपका हो गया पोस्टमार्टम अपीयरेंस। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल फाइंडिंग्स में, अगर इंजेक्शन के थ्रू लिया गया है तो इंजेक्शन के थ्रू अगर लिया गया है तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड में जाती है। इस वजह से यहाँ पे आपको इंजेक्टेड पॉइजन के केस में इंटरनल फाइंडिंग देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेडिको लीगल एक्सपेक्ट। तो गुंजा पॉइजनिंग की मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स क्या है। तो एक्सीडेंटली गुंजा की पॉइजनिंग हो सकती है बच्चों में, क्योंकि बच्चे इसका एक सीड खा सकते हैं एक्सीडेंटली। अगर उनके सामने बच्चे क्या होते हैं, कुछ भी खा लेते हैं जो उनके सामने आता है, तो इसका सीड बच्चे खा सकते हैं।
अगर उनके सामने आ गया तो एक्सीडेंटली बच्चे में गुंजा की पॉइजनिंग देखने को मिलती है। सुसाइडल हेमिसाइडल में इसका कोई रोल नहीं है। और इसका जस्ट थेरेपेटिक डोज है, तो ये भी इट इज़ नॉट जनरली फाउंड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ आयुर्वेदिक कल्प। तो आयुर्वेदिक कल्प के अनअवेलेबिलिटी के कारण ये हमें थेरेपेटिक ओवरडोज भी नहीं देखने को मिलता। क्रिमिनल एबॉर्शन में भी इसका एबॉर्शन में भी कोई रोल नहीं होता, इस वजह से ये क्रिमिनल एबॉर्शन में ये देखने को नहीं मिलता, जनरली नॉट फाउंड। कैटल पॉइजन में गुंजा सूची हैव बीन यूज्ड एज कैटल पॉइजन। ठीक है, तो गुंजा सूची जो होती है वो कैटल पॉइजन के तौर पे या एरो पॉइजन के तौर पे यूज़ होती है कैटल्स को मारने के लिए। तो वहाँ पे आपको ये इसकी पॉइजनिंग देखने को मिल सकती है गुंजा की। ठीक है, तो कैटल पॉइजन में और एक्सीडेंटल में इसका जो रोल है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया फीटल डोज इसका, फीटल पीरियड, सिम्टम्स क्या आएंगे, लक्षण क्या आएंगे, ट्रीटमेंट कैसे होगा इसका अगर किसी ने खा लिया है, पोस्टमार्टम अपीयरेंस और मेडिको लीगल एक्सपेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं, आप अब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपना डाउट। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।